अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये ग्रेविटेशन के बारे में है और चैप्टर नंबर 5 जो उनसे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है वो ख़ास एजुकेशन चैनल है और इसके ऊपर मैं अपने एजुकेशन के मुतालिक जो वीडियोज़ हैं अपलोड करता हूँ और आपसे ये दरख्वास्त भी करता हूँ जो पढ़ने वाले हैं ख़ास तौर पे कि वो इन वीडियोस को ज़रूर देखा करें और इनसे फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी शेयर किया करें। और इन वीडियोस का जो सा है वो फ़ायदा आपको इस तरीके से हो सकता है जब आप ये वीडियोस जो सी हैं वो बार बार देखें और इनसे इस्तेफ़ादा करें। और इसी तरह से जब आप कोई भी वीडियो देखें उसमें आपके पास कॉपी पेंसिल होना चाहिए और पास आपके, और उससे साथ चीज़ें नोट भी किया करें ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। जो चीज़ जो आप लिख लेते हैं, हाथ से निकाल लेते हैं, वो कभी नहीं भूलती। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में फैले हुए, उनके लिए भी पैगाम है कि वो ज़रूर मेरे वीडियोस को आगे तक पहुंचाएं ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। जो कि मेरे स्टूडेंट डायरेक्टली तौर पे नहीं हैं, वो इनडायरेक्टली तौर पे इस तरह से मेरे लेक्चर से फ़ायदा उठा लेंगे। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं अभी। उसमें आपको मैं आज ग्रेविटेशन जो सा है चैप्टर नंबर 5 उसके बारे में बताऊंगा। जी, ग्रेविटेशन जो है यूनिट नंबर 5 है ये, और इसमें हमने सबसे पहले SLO 5.1 करना है जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमारा टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसको मैं समझाऊंगा आपको। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their masses। अब साइड पे देखें, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। इस पिक्चर में मैंने दो मैसेज बनाए हुए हैं, M1 और M2। तो M1 जो सा है ये मैथ थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है और M2 जो सा मैथ मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हो, एक बड़ा मैस हो एक छोटा मैस हो। हाँ, ये इक्वल भी हो सकते हैं और दोनों जो से हैं वो बड़े बड़े मैस भी हो सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में जो न्यूटन ने हमें बात बताई है वो ये बताई है कि हमारे पास दो मैसेज हैं M1 और M2। इन दोनों मैसेज के दरमियान में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर तो दोनों मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर दोनों जो से हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो जो हमारे यहाँ पे डेफिनेशन हमने बताई है उसमें अट्रैक्ट्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, रिपल्शन का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन को देखेंगे कि हर बॉडी जो सी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह से जो मैसेज होंगे M1 और M2 दो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। उनमें जो सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो जैसे जैसे मैसेज बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे मैसेज छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। मतलब ये कि जो हमने पहला लिखा है F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हमने करवाई है इनकी, ये जैसे जैसे M1 M2 बड़े होते जाएंगे F जो सा है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे F जो सा है वो कम होता जाएगा। इसी तरह से इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, अगर इनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ाने से
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। अब देखें दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो F प्रोपोर्शनल टू 1/d² है। अब देखें अगर हम सिंपल d लिख देते तो अगर हम उसको डबल करें यानी कि 1 से 2 कर दें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अट्रैक्शन पे। लेकिन अगर उसको 2 से 4 कर दें या 3 से 9 कर दें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पे न्यूटन ने इस चीज़ को वाज़ेह किया कि डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए उसने d² यहाँ पे यूज़ किया। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो F प्रोपोर्शनल टू m1m2/d² बन जाएगा। तो इस तरीके से देखें ये जो सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो लिखा है मैंने F प्रोपोर्शनल टू m1m2, ये जो सा ये बताता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे मैसेज बढ़ते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, मैसेज कम होते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। लेकिन जो सा दूसरा रिलेशन है वो बताता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो कम होती जाएगी, और डिस्टेंस कम करते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। अब इन दोनों को मिला के मैंने ये वाला रिलेशन लिखा है F प्रोपोर्शनल टू m1m2/d², यानी कि m1m2 जो सा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर d² आ जाएगा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे कैपिटल G का लफ्ज़ लिखेंगे। ये जो कैपिटल G है दिस इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि प्रोपोर्शन का साइन हमने हटाया है और वहाँ पे G आया। तो इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इट्स वैल्यू इज़ सेम एवरीवेयर। इसकी वैल्यू जो सी हर जगह पे एक जैसी रहती है, चाहे आप किसी जगह पे यूनिवर्स में चल जाएं, साइंटिस्ट ने इसकी जो वैल्यू निकाली है वो एक जैसी रहती है। और इस वैल्यू जो ऐसे ही सिस्टम में इसकी वैल्यू है वो है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये देखें ये नीचे लिखी हुई है सबसे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू देखें -11 इतनी की छोटी वैल्यू है कि अगर हम देखें तो ये महसूस नहीं हमें होगी। इट इज़ वेरी स्मॉल सो ऑब्जेक्ट डू नॉट फील इट। तो ये इतनी छोटी वैल्यू है कि ऑब्जेक्ट जो से इसको फील नहीं करते, इसलिए ये हमें आम तौर पे फील नहीं होती, लेकिन ये मौजूद है। इसकी वजह से जो एक दूसरे को ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो इसी की वजह से कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हर एक चीज़ में पाई जाती है। सन जो सा है वो सबको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है, मून को जिससे अट्रैक्ट कर रही है। हर एक के अंदर ग्रेविटी मौजूद है ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो ग्रेविटी उसकी अपनी भी है और वो सन की वजह से भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो सी हैं मिल के तो ग्रेविटी जो सी हैं वो जो सी है उसमें पाई जाती है। और वो ग्रेविटी जो सी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और उसमें जो सा जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जो सा है ये सारा कुछ मिल के बनता है। और ये देखें ये न्यूटन एक ऐसा साइंटिस्ट गुजरा है जिसने सबसे पहले ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया जो हम लोग पढ़ते आए हैं। और हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि एप्पल जो सा है वो नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से एप्पल फॉल हुआ और वो उसके गिरने से उसने ना ये नतीजा निकाला कि ये नीचे इसलिए आया है कि ग्रेविटी है, और वो ग्रेविटी फिर उसने सारी चीज़ों पे अप्लाई की, उससे फिर ग्रेविटी उसने निकाली। ये सारा कुछ हम पढ़ते आए हैं। लेकिन बहरहाल न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की उस दौर में जबकि ये सारी चीज़ें सब इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। उसने काफ़ी कुछ हमें रिवील करके दिया है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट था जो कि पहला टॉपिक है 5वें चैप्टर का, और मैंने आपको समझाया है ये फार्मूला जो सा है फिज़िकल टू gm1m2/d²। इसमें अगर m1 और m2 की दोनों वैल्यूज़ आपको दे दी जाएं और d की वैल्यू भी आपको दे दी जाए तो g की वैल्यू तो है ही कांस्टेंट, वो आप इसमें लगा के बड़े आसानी से
फोर्स जो सी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है, वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जो कि ग्रेविटेशन के बारे में के चैप्टर में के बारे में था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में था। और ये सिर्फ नॉलेज इसका जो सा था कोग्निटिव लेवल था, यानी कि इसमें आपको इसकी सिर्फ डेफिनीशन और इसका फार्मूला पता होना चाहिए, और इसकी जो सी जी की वैल्यू है अगर आपको पता है ये तो बेहतर है। तो इस तरीके से सिंपल सा टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।